मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के अंतर्गत आज हम लोग जानेंगे मोशन क्या है। पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने मोशन चैप्टर पढ़ा था क्लास 9 में, और वहाँ पर साधारणतया आपने परिभाषित किया था कि अगर कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो हम कहते हैं कि वो वस्तु गतिमान है। ठीक है ना। When an object change its position with respect to time, then we can say that object is in motion. तो अगर कोई भी वस्तु है और वो समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही है तो हम कहते हैं कि वो वस्तु मोशन में है, गति में। ठीक है ना। लेकिन अगर ध्यान दिया जाए एक एग्जाम्पल के माध्यम से, हमने कहा कि किसी प्लेन में मान लो टेबल है और टेबल के सरफेस में ये बॉल रखी है। ठीक है ना। टेबल के सरफेस में ये बॉल रखी है और आप यही टेबल के पास खड़े होकर के देख रहे हैं, तो यह बॉल रखी है, कहीं जा नहीं रही है। मीन्स टाइम के रिस्पेक्ट में इस बॉल की पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा। तब हम कह सकते हैं कि यह ऑब्जेक्ट रेस्ट में, ऐसे ही देखा था आपको। लेकिन अगर इसी बॉल को, इसी टेबल को हम मून में से जा करके देखें, चंद्रमा पर जा करके देखें, तो जब हम चंद्रमा पर जा करके देख लेंगे तो चंद्रमा के रिस्पेक्ट में तो पूरी पृथ्वी गतिमान है, और अगर पृथ्वी गतिमान है तो पृथ्वी पर ही ये टेबल है, पृथ्वी पर ही ये बॉल है, यानी कि ये बॉल गतिमान है। इसका अर्थ कि कोई भी वस्तु एब्सोल्यूट मोशन या एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं हो सकती। ठीक है ना। कोई भी वस्तु ना तो एब्सोल्यूट मोशन में हो सकती है, ना तो एब्सोल्यूट रेस्ट में हो सकती है। ठीक है। इसको किसी दूसरे वस्तु के रिस्पेक्ट में डिफाइन करना है। ठीक है ना। तो मोशन को डिफाइन करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले एक टॉपिक है जिसको जानना पड़ेगा, और उसका नाम है फ्रेम ऑफ रिफरेंस। क्या नाम है? फ्रेम ऑफ रिफरेंस, निर्देश फ्रेम। तो निर्देश फ्रेम हमें जानना होगा कि निर्देश फ्रेम है क्या। ठीक है। तो जब निर्देश फ्रेम को परिभाषित किया जाता है तो कहते हैं निर्देश फ्रेम एक निर्देशांक निकाय है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या है निर्देश फ्रेम? क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। निर्देश फ्रेम एक निर्देशांक निकाय है। ठीक है ना। और निर्देशांक निकाय तो आप जानते ही हैं, एक कार्टेशियन प्लेन, एक आप एक्स एक्सिस कहते हैं, एक वाई एक्सिस कहते हैं, और एक आपके पास कौन सी एक्सिस होती है? जेड एक्सिस। ठीक है ना। बात क्लियर? तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। निर्देश फ्रेम एक निर्देशांक निकाय है जो किसी वस्तु की स्थिति एवं
उसकी गति के विषय में संपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। ठीक है ना। मीन्स निर्देश फ्रेम एक निर्देशांक निकाय है जिसकी मदद से हम यह जानकारी प्राप्त करेंगे कि कोई भी वस्तु गतिमान है अथवा स्थिर है। बात क्लियर हुई। तो निर्देश फ्रेम इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब निर्देश फ्रेम को जानने के लिए इसमें दो बिंदु होते हैं। निर्देश फ्रेम में दो बिंदु होते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिस्क्राइब करने के लिए 2 पॉइंट्स की आवश्यकता है। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम और दूसरा ऑब्जर्वर। दो चीजों की आवश्यकता है। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम मीन्स निर्देशांक निकाय कार्टेशियन प्लेन, और एक ऑब्जर्वर मीन्स निरीक्षक प्रेक्षक। ठीक है। तो अब देखिए ये हमारे पास निर्देशांक निकाय है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये मूल बिंदु है। हमने मूल बिंदु पर ही एक व्यक्ति को दिखाया। ठीक है। ये है ऑब्जर्वर। मीन्स हमारा ऑब्जर्वर कहाँ है? मूल बिंदु पर है। ठीक है। मूल बिंदु से वो देख रहा है। अब मान लिया किसी टाइम t1 पर आपका कोई ऑब्जेक्ट इस बिंदु पर पॉइंट ए पर। ठीक है ना। तो मूल बिंदु से अगर इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो यह एक लाइन बन गई ओ ओरिजिन और ए। ठीक है ना। तो ओ ए को ओ ए, यह जो आपका ओ ए लाइन है यह क्या है? यह पोजीशन वेक्टर कहलाता है। ओ ए क्या कहलाता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट एट टाइम t1। ठीक है। और किसी टाइम मान लिया अगले टाइम पर बात कर रहे हैं t2 टाइम पर, यही ऑब्जेक्ट ओ से चल करके कहाँ पहुंच गया? ए से चल करके बी पर पहुंच गया। तो अगर ओ से बी को मिला देंगे तो बन गया ओबी। यह ओबी क्या है? यह ओबी भी पोजीशन वेक्टर है। ओबी इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट एट टाइम t। तो अब देखिए t2 माइनस t1 यह टाइम इंटरवल है। t2 माइनस t1 टाइम इंटरवल में इस ऑब्जेक्ट ने ए से चल करके बी तक की दूरी तय की। ऑब्जेक्ट ए से चल करके कहाँ पहुंच गया? बी पर पहुंच गया। यानी t2 माइनस t1 टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन को चेंज कर दिया। मीन्स अपने पोजीशन वेक्टर को चेंज कर दिया। ठीक है ना। तो जिस प्रकार आपने क्लास 9th में कहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो आज हम दूसरी परिभाषा भी यहाँ से निकाल सकते हैं और कह सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन वेक्टर को टाइम के साथ चेंज करता है तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में। मीन्स अगर उसके पोजीशन वेक्टर में चेंज हुआ तो वो मोशन। वहाँ पर केवल पोजीशन कहा गया था, आज पूरी बात कर दी गई पोजीशन वेक्टर। बात क्लियर है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन वेक्टर में टाइम के साथ चेंज होता है तो हम कहते हैं
कि ऑब्जेक्ट मोशन में है। ठीक है ना। अब बात क्लियर हुई। जब यह ऑब्जेक्ट आपका पॉइंट ए पर है तो इसका कोऑर्डिनेट, इसका निर्देशांक क्या होंगे? मान लिया x एक्सिस में x1, y एक्सिस में y1 और z एक्सिस में z। ठीक है। जब पॉइंट B पर है तो x2, y2 और z। तो इसके निर्देशांक चेंज हुए कि नहीं हुए? यही तो है इसके पोजीशन वेक्टर। अगर OA को हम लिखेंगे, OA को तो क्या लिखेंगे? x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, x1 y1 z1। ठीक है ना। और इधर x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ये i कैप, j कैप, k कैप ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, लंब कोणीय एकांक सदिश। यानी कि मोशन को, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कायदे से समझने के लिए हमें वेक्टर अलजेब्रा आना बहुत जरूरी है, वेक्टर एनालिसिस। ठीक है। वेक्टर एनालिसिस में पढ़ाएंगे भी, अगले चैप्टर में वेक्टर एनालिसिस है वहाँ पर पढ़ाएंगे। ठीक है ना। तो OA क्या है? T1 टाइम पर ऑब्जेक्ट का पोजीशन है। OB क्या है? T2 टाइम पर ऑब्जेक्ट का पोजीशन है। अब आप देखिए T2 माइनस T1 टाइम पर ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर चेंज हो गया। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कैसे है? इस टाइम इंटरवल पर मोशन में। अब बात क्लियर हुई। अब यहीं पर और बात क्लियर कर लेते हैं। ये था कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है। और इसी में ओरिजिन पर बैठा है ऑब्जर्वर। तो यह पूरा बन गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मीन्स आपका ऑब्जेक्ट इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंतर्गत मोशन में है। ठीक है। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यह ऑब्जेक्ट मोशन में है। दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में यह मोशन में भी हो सकता है, रेस्ट में भी हो सकता है। ठीक है ना। अब जैसे देखा जाए कि दो व्यक्ति हैं और दोनों किसी चलती हुई ट्रेन में आमने सामने की सीट पर बैठे हैं। ट्रेन चल रही है, दोनों व्यक्ति बैठे हैं। तो उन दोनों व्यक्तियों के पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। एक दूसरे के रिस्पेक्ट में उन दोनों व्यक्तियों की पोजीशन क्या है? अनचेंज है। वहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो पहला व्यक्ति दूसरे के लिए रेस्ट में है, दूसरा व्यक्ति पहले के लिए रेस्ट में है। ठीक है। बात क्लियर हुई। अब अगर वहीं पर कोई तीसरा व्यक्ति है जो प्लेटफॉर्म में खड़ा हुआ है, ट्रेन से बाहर है और वो उसको देख रहा है, ट्रेन को, ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को देख रहा है, तो उस बाहर वाले व्यक्ति के लिए ट्रेन में बैठे हुए दोनों व्यक्ति गति में है ना। बात क्लियर हुई। हाँ। और ट्रेन में बैठे हुए व्यक्तियों के लिए भी बाहर वाला व्यक्ति गति में है। अब बात क्लियर हो गई ना। तो कहने का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन में नहीं हो सकता। इसीलिए हमें मोशन को डिफाइन करने के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जानना बहुत जरूरी है। और हमने जान लिया है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम।
which describes motion or rest condition of an object acting static। निर्देश फ्रेम एक निर्देशांक निकाय है जो दिए गए समय पर वस्तु की स्थिति या उसकी गति के विषय में पूर्ण जानकारी प्रदान करता है। अब बात क्लियर हो गई ना? ठीक है। अब यहीं से मोशन को देखा जाए तो मोशन को 3 भाग में बांटा गया है। किस आधार पर? कोऑर्डिनेट सिस्टम। कैसे? अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है और मोशन के दौरान ऑब्जेक्ट के तीनों एक्सिस यानी कि तीनों निर्देशांक एक्स निर्देशांक, वाई और जेड, अगर गति के दौरान ऑब्जेक्ट के तीनों निर्देशांक एक्स, वाई और जेड, एक्स, वाई और जेड, अगर तीनों निर्देशांक परिवर्तित हो रहे हैं तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में है और उस मोशन को 3 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। उस मोशन को क्या कहते हैं? 3 डायमेंशनल मोशन कहते हैं, 3D मोशन कहते हैं, या मोशन इन स्पेस कहते हैं। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के तीनों एक्सिस के निर्देशांक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस के निर्देशांक चेंज हो रहे हैं तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट 3D मोशन में है या उसी को मोशन इन स्पेस। ठीक है। अगर मोशन के दौरान ऑब्जेक्ट के कोई 2 एक्सिस चेंज हो रहे हैं, वो क्या हो सकते हैं? एक्स एंड वाई हो सकता है, वाई एंड जेड हो सकता है, जेड एंड एक्स हो सकता है। अगर मोशन के दौरान कोई 2 एक्सिस परिवर्तित हो रहे हैं तो उसको हम लोग 2D मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? 2D मोशन कहते हैं या मोशन इन प्लेन, इसी को कहते हैं मोशन इन प्लेन। ठीक है ना? ये मोशन इन प्लेन कहलाता है। और अगर गति के दौरान केवल और केवल एक ही एक्सिस में चेंज हो रहा है, एक्स और वाई और जेड, या तो एक ही परिवर्तित हो, या तो एक्स एक्सिस परिवर्तित हो, या तो वाई एक्सिस परिवर्तित हो और या तो जेड एक्सिस परिवर्तित हो, तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट कैसे है? 1 डायमेंशनल मोशन। ठीक है ना? तब इस मोशन को डिफाइन करेंगे 1D मोशन से, और इसी को कहते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना? तो इस प्रकार से मोशन को हमने 3 नाम दिया। किसके आधार पर? फ्रेम ऑफ रेफरेंस में निर्देशांक परिवर्तन के आधार पर हमने गति को 3 भागों में बांटा और क्या देखा कि अगर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों एक्सिस चेंज हो रहे हैं तो हम उस मोशन को कहेंगे 3D मोशन या मोशन इन स्पेस। अगर कोई 2 एक्सिस एक्स वाई या वाई जेड या जेड एक्स, कोई 2 एक्सिस परिवर्तित हो रहे हैं तो उसे हम कहेंगे 2D मोशन या मोशन इन प्लेन। और अगर केवल और केवल एक ही एक्सिस परिवर्तित हो रही है, या तो एक्स एक्सिस या तो वाई एक्सिस या तो जेड एक्सिस, तो हम कहेंगे वो मोशन 1 डायमेंशनल मोशन है, 1D मोशन है।
और उसी को कहते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और हमारे चैप्टर का नाम भी यही है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि हम वन डायमेंशनल मोशन की बात करने वाले हैं इस चैप्टर में। यानी इस चैप्टर में जो हम मोशन की बात करेंगे उसमें ऑब्जेक्ट केवल और केवल एक एक्सिस में ही रहेगा, या तो एक्स एक्सिस में रहेगा, या तो वाई एक्सिस में रहेगा, या तो जेड एक्सिस में रहेगा। तो कुल मिला के अगर मोशन को पढ़ना है तो मोशन को पढ़ने के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस जानना पड़ेगा। और हम जान गए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम व्हिच डिस्क्राइब्स पोजीशन, मोशन कंडीशन और रेस्ट कंडीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट दैट इंस्टेंट। किसी टाइम पर ऑब्जेक्ट के मोशन या विराम अवस्था, गति अवस्था या विराम अवस्था को परिभाषित करने के लिए हमें जिस निर्देशांक निकाय की आवश्यकता पड़ती है उसे निर्देश कहते हैं। बात क्लियर होगी ना? और इस आधार पर हमने मोशन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 3D मोशन, 2D मोशन, 1D मोशन। बात क्लियर होगी ना? इस चैप्टर में हमें वन डायमेंशनल मोशन पढ़ना है। तो हम जान गए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ अपनी पोजीशन परिवर्तित करता है तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में कहलाएगा, और अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होगा तो वो रेस्ट में कहलाएगा। बात क्लियर होगी ना? ठीक है, अब आगे की बात नेक्स्ट में।